वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नीतीश कुमार। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को इंग्लिश के सिलेबस को डिस्कस किया था, तो आज मैं उससे आगे आपको बताऊंगा। तो ना मैं आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आता हूं। तो जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं वो आप लोग इसे बोले इंग्लिश। क्या हुआ? इंग्लिश। तो इंग्लिश बेसिकली अपने आप में एक लैंग्वेज होता है। इंग्लिश क्या होता है? लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज होता है। इंग्लिश कोई अगर जो ये कहता है कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट होता है तो ये गलत बात है। इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होता है। इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होता। और दूसरा बात एक और होता है कि इंग्लिश लोग कहते हैं कि यह एक फनेटिक लैंग्वेज है। क्या है? फिर से बोलो। फनेटिक लैंग्वेज है। तो ये भी बेसिकली गलत बात है। इंग्लिश एक फनेटिक लैंग्वेज नहीं है। हाँ, अगर जो मैं इस बात को प्रूव करूंगा, कब? जब इसके बाद थोड़ा सा टॉपिक स्टार्ट करूंगा तब मैं इस बात को आपको प्रूव कर दूंगा। तो सबसे पहले मैंने कहा इंग्लिश एक लैंग्वेज है, यह सब्जेक्ट नहीं है। और इंग्लिश क्या था? एक फोनेटिक लैंग्वेज होता है। ये कुछ लोग मानते हैं लेकिन ये बात सच नहीं है। इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज में पॉसिबिलिटी बनती है। क्या बनती है? पॉसिबिलिटी। जिससे मैं जो भी चीज बोलता हूँ उसकी अपोजिट मीनिंग निकलती है। उसकी क्या निकलती है? अपोजिट मीनिंग निकलती है। जैसे मैं कहूँ क्या आज बारिश हुई थी, मतलब कल बारिश नहीं हुई थी। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा तो इसका मतलब कल नहीं पढ़ाया था। तो इंग्लिश में यही पॉसिबिलिटी बनती है कि जो भी चीज़ आप बोलते हो उसके अपोजिट मीनिंग निकलती है। तो सबसे पहले इंग्लिश एक लैंग्वेज हुआ। तो लैंग्वेज को आप लोग दो तरह से सीखते हो, या तो एक बोलकर और एक लिखकर। तो सबसे पहले मैं लैंग्वेज, तो लैंग्वेज को आप लोग जब बोलते हो तो क्या निकलती है? साउंड। क्या निकलती है? साउंड। तो साउंड के बेसिस पे सीखा जाए तो लैंग्वेज में टोटल 44 साउंड होते हैं। कितने होते हैं? 44 साउंड होते हैं। जिसमें से पहला हो गया वॉवल्स साउंड्स, वॉवल साउंड। और दूसरा हो गया कंसोनेंट साउंड, कंसोनेंट साउंड्स। वॉवल साउंड दूसरा हो गया कंसोनेंट साउंड। वॉवल साउंड की बात करें तो ये अपने आप में 20 हुआ और ये 24 हुआ। कितना हुआ? 24 हुआ। उसके बाद अगर जो मैं बात रिटन फॉर्मेशन की करूं, किसकी करूं? रिटन फॉर्मेशन की। तो रिटन फॉर्मेशन पहले रिटन में बात करूं तो इसमें टोटल कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। टोटल क्या होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। आप इन्हीं लेटर्स को अल्फाबेट के नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हो? अल्फाबेट के नाम से जानते हो। किस नाम से? अल्फाबेट। जिसे हिंदी में आप लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। मैं हिंदी को सपोर्ट नहीं करूंगा, हिंदी को सपोर्ट नहीं करूंगा। इंग्लिश को इंग्लिश में सीखने का प्रयास करें। तो ये कितने आपने, सबसे पहले मैंने कहा रिटन में 26 लेटर हुए। इन्हीं लेटर्स को आप लोग क्या कहते हैं? अल्फाबेट। अब ये बेसिकली दो पार्ट में बटे होते हैं। ये कितने पार्ट में बटे होते हैं? दो पार्ट में। यहाँ लिख देता हूँ। पहला हो गया वॉवल्स और दूसरा होता है कंसोनेंट। कंसोनेंट क्या होता है? पहला हो गया वॉवल्स और दूसरा हो गया कंसोनेंट। इसे कॉन्सोनेंट नहीं कंसोनेंट पढ़ा जाता है। तो इसको देखा जाए तो वॉवल्स की संख्या अपने आप में कितनी हुई? 5 हुई। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। फिर से बोलो, ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट की संख्या तो 26 में से 5 हो गए वॉवल्स और जो बच गया आपका कंसोनेंट हो गया। तो कहना चाहे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे डॉट डॉट जो भी बच गया हो गया। आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले, मैं तुरंत ही इसे मिटा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने दो चीज कहा, एक हुआ वॉवल, एक हो गया कंसोनेंट। तो जब इन्हीं वॉवल्स और कंसोनेंट को मिलाकर लिखते हैं तो वर्ड बनता है। क्या बनता है? जब आप इन्हीं वॉवल्स और कंसोनेंट को मिलाकर लिखते हैं तो क्या बनता है? वर्ड बनता है। क्या बनता है? वर्ड बनता है। जब आप इन्हीं वॉवल्स और कंसोनेंट को मिलाकर लिखते हैं तो वर्ड। तो वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है? बताओ। हाँ, इसे कहा जाता है अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। वर्ड किसे कहा था? अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। यानी शब्दों के बेसिकली शब्द तो बनना चाहिए। यूनिट का मतलब क्या हो गया? तो यूनिट का मतलब हो गया आपका इकाई। क्या हो गया? इकाई।
और मीनिंगफुल का मतलब क्या गया? तो मीनिंगफुल का मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे मैं दो शब्द आपके सामने लिखता हूँ। एक मैंने क्या लिखा, इसे आप लोग पढ़ के सुना, पेन। और दूसरा क्या हुआ, EPN। अगर जो मैं इसकी बात करूँ तो ये पेन अपने आप में एक मीनिंगफुल साउंड कर रहा है, लेकिन EPN की बात करूँ तो हुए बेसिकली दोनों वर्ड ही, लेकिन दोनों की साउंड में क्या होता है, अंतर होता है। इसकी बात करूँ तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो ये वर्ड नहीं हुआ। लेकिन इसकी बात करूँ तो ये पेन अपने आप में क्या हुआ, कलम। और वर्ड से आप लोग जोड़कर बनाते हो फ्रेज। क्या बनाते हो, फिर से बोलो, व्हाट यू कॉल इट, फ्रेज। क्या बोला जाता है, फ्रेज। तो फ्रेज कहा जाता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या बोला जाता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। क्या कहा जाता है, फ्रेज को कहा जाता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, यानी जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं हो, मीनिंग हो लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं हो। जैसे आप लोग घर आते हो तो मम्मी को बोलते हो, मम्मी खाना। आपने वर्ड बोला लेकिन कंप्लीट मीनिंग इसका नहीं हुआ। अगर जो आप बोलना चाहे तो बोलेंगे, मम्मी मेरे लिए खाना बना दो। हो गया। तो जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका फ्रेज, हो गया। क्या हो गया, फ्रेज। फ्रेज से ही एक चीज और बनता है। सबसे पहले आपने क्या बनाया, फिर से मैं लिख देता हूँ, वर्ड। उसके बाद आपने बनाया फ्रेज, और फ्रेज से ही एक शब्द बनता है क्लाउज। क्या बनता है, क्लाउज। इसकी डेफिनेशन मैं आप लोग को बोल देता हूँ, आप लोग इसे लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखने में टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो क्लाउज, क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्लाउज क्या होता है, क्लाउज एक सेंटेंस का ही पार्ट होता है। डेट कंटेंस अ, फिर से बोलो, क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस डेट कंटेंस अ सब्जेक्ट और अ फाइनाइट वर्ब। यानी क्लाउज एक ऐसा भाग होता है, क्लाउज जो सेंटेंस का ही पार्ट होता है, जिसमें एक क्या लिखा जाता है, एक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट। और बाकी क्या होना चाहिए, एक मेन वर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फाइनाइट वर्ब कर लो या फिर मेन वर्ब कर लो। चलो इसे मेन वर्ब होना चाहिए, मेन वर्ब होना चाहिए। उसके बाद आगे आइए, जैसे मैं कहता हूँ ही सेज, तो ही अपने आप में क्या हुआ, तो ही अपने आप में सब्जेक्ट हुआ, और सेज ये क्या हुआ, तो ये अपने आप में क्या हुआ, मेन वर्ब हुआ। क्या हुआ, मेन वर्ब। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, क्लाउज दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रिंसिपल क्लाउज, जिसे आप लोग मेन क्लाउज के नाम से जानते हो, इसी को कुछ लोग इंडिपेंडेंट क्लाउज भी बोल देते हैं। और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज, जिसे डिपेंडेंट क्लाउज भी बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है, डिपेंडेंट क्लाउज भी बोला जाता है। अब इसके बाद मैं आपको रफ कर देता हूँ। क्लाउज आपने सबसे पहले, फिर से यहाँ लिख देता हूँ, आपने सबसे पहले क्या बनाया, लेटर्स। लेटर्स से क्या बनाया, वर्ड बनाया। वर्ड से फ्रेज बनाने का काम किया। फ्रेज से आपने क्या बनाया, क्लाउज। क्या बनाया, क्लाउज। और क्लाउज से ही बनता है, इसे आप लोग बोलो सेंटेंस। क्लाउज से क्या बनता है, सेंटेंस। तो अब आपकी डेफिनेशन ले आता हूँ सेंटेंस पे। किस पे ले आता हूँ, सेंटेंस पे। तो बताएं आप लोग, सेंटेंस क्या होता है। हाँ, तो चलो मैं एक बार पहले बोल देता हूँ, उसके बाद फिर लिख दूंगा। तो सेंटेंस क्या होता है, चलो दिख रहा है, थोड़ी सी विजुअलिटी का। सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आपने किसी चीज से क्या कर दिया, आउट, विद अ कंप्लीट मीनिंग, विथ अ कंप्लीट मीनिंग। यानी सेंटेंस क्या हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ अ कंप्लीट मीनिंग। ये होता है सेंटेंस की डेफिनेशन होती है। अब आपको सेंटेंस मैं समझाना चाहूँगा। तो जैसे मैंने कहा, मैं अपने घर आया, मम्मी से कहा, मम्मी मेरे लिए खाना बना दो। ये एक कंप्लीट सेंटेंस हुआ। ये क्या हुआ, ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ। लेकिन जब मैं बात करूं, आपने एक मूवी देखी होगी, हेरा फेरी। क्या बोली, फिर हेरा फेरी। उस मूवी में एक गुलशन कुमार नाम का गुंडा होता है, वो बोलता है कबीरा स्पीकिंग। तो बोलता है, वाह क्या मस्त नाम है कबीरा। तो उसमें कबीरा बोलता है कि
मैंने तुम्हारी पोती को किडनैप कर लिया, अगर जो तुम्हें अपनी पोती को सही सलामत चाहिए तो तुम मुझे 20 करोड़ रुपए दे दो। तो उसमें कबीरा धमकी देता है कि अगर जो तुमने पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हारी पोती के टुकड़े टुकड़े कर कर कुत्ते को खिला दूंगा, कुत्ते को खिला दूंगा। ये बात बाबूराव सुनील सेठी और वहाँ पे 3 हीरो रहते वो बोलते हैं फिर से। और ये बाबूराव सुनील सेठी ये कॉल करता है देवी प्रसाद के यहाँ, किसके यहाँ? देवी प्रसाद के यहाँ, जो इसकी पोती होती है। तो बाबूराव को बोलना चाहिए कि मैं तुम्हारी पोती को टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा, लेकिन बाबूराव क्या बोलता है? मैं कुत्ते को टुकड़े टुकड़े करके, फिरौती के पैसा मांगते वक्त, मैं कुत्ते को टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारी पोती को खिला दूंगा। यानी जब तक के शब्दों की व्यवस्था सही नहीं हो, क्या हो? शब्दों की व्यवस्था सही नहीं हो तब तक के सेंटेंस का मीनिंग तो होगा, लेकिन कंप्लीट मीनिंग, अच्छा मीनिंग नहीं होगा। यानी शब्दों की व्यवस्था भी सबसे अच्छा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में रहें, आपके घर में कोई मेहमान आया, क्या है? मेहमान आया। तो मेहमान आता है तो मेहमान को आप क्या कहते हो? मेहमान को काट कर आम खिलाओ। अरे ये क्या मजाक कर रहे हो? मेहमान को काट कर, अरे आम को आप ऐसे बोलोगे कि मेहमान को आम काट कर खिलाओ, इस तरह से बोलोगे। आपने तो मेहमान को ही काटने की बात कर दी, तो वो तो सुनते ही भाग जाएगा आपके घर से, है? तो ये गलत बात है। तो जितना जरूरी इसकी मीनिंग को है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है इसकी अरेंजमेंट को। क्या बोला? इसकी अरेंजमेंट को। तो इसकी एक और मीनिंग होती है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अब ये अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स क्या होता है? इसी को आप एक नाम से जानते हैं, स्ट्रक्चर। क्या बोला हमने? स्ट्रक्चर। ट्रैक्टर नहीं, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। तो इसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। इसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट हो गए। तो सबसे पहला आपका इसमें आ गया सब्जेक्ट। क्या आ गया? सब्जेक्ट। दूसरा होता है वर्ब। तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। फिर से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब बात उठा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसकी भी आगे क्लास की जाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं। जैसे मैं लिखता हूं राधिका इज रीडिंग अ नोवेल। तो राधिका अपने आप में क्या हुई? तो राधिका अपने आप में एक सब्जेक्ट हुई। क्या हुई? सब्जेक्ट हुई। इज क्या हुआ? तो इज अपने आप में हेल्पिंग वर्ब हुआ। क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब हुआ। अब ये एच भी, ये वर्ब का मतलब, तो ये वर्ब 2 तरह का हो सकता है, या तो मेन वर्ब हो सकता है या तो हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, 2 ही हो सकता है। उसके बाद रीडिंग क्या हुआ आपका? ये आपका मेन वर्ब हुआ। क्या हुआ? मेन वर्ब हुआ। और जो भी बच गया वो आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात उठा सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये भी तो जानना जरूरी है। हर एक चीज को सीखना है तो हर एक चीज को जानना भी जरूरी है। तो आपको लेकर चलता हूँ अब सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लिखा फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। क्या लिखा? बोलो। फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। क्या होता है? फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। फिर से बोलो, फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस यानी एक सेंटेंस को बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो आपने कहा अभी एक सब्जेक्ट चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए और एक हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद मेन वर्ब चाहिए। HVMV का मतलब हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया मेन वर्ब। और क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट। क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना। तो ये बात उठी सब्जेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले इस सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये सब्जेक्ट क्या होता है? बताओ सब्जेक्ट क्या होता है? चलो स्टार्ट कर देता हूँ। तो सब्जेक्ट होता है द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। फिर से बोलो, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज ऑलवेज अ नाउन और प्रोनाउन और नॉन इक्विवेलेंट। पहले फिर से बोलो, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज ऑलवेज नाउन, प्रोनाउन और नॉन इक्विवेलेंट। नॉन इक्विवेलेंट क्या होता है ये भी आगे बताया जाएगा। तो ये हो गया। तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं?
बोलो फिर से, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता नहीं, उद्देश्य से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्देश्य। चलो इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा लिखा दे, तो उसके बाद अगला पार्ट में लेकर आऊंगा। द सेंटेंस ऑफ अ सब्जेक्ट, द सेंटेंस ऑफ अ सब्जेक्ट is always a noun, pronoun और नॉन इक्विवेलेंट। क्या होता है? इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट। यानी किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है, या तो प्रोनाउन हो सकता है, या तो नॉन इक्विवेलेंट हो सकता है। जैसे मैं लिखता हूं, रोहन इज अ बॉय, तो रोहन अपने आप में क्या हुआ? तो रोहन अपने आप में क्या हुआ? एक सब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट हुआ तो ये रोहन अपने आप में क्या है? नाउन है। उसके बाद मैं इस रोहन के ज्यादातर चाहूँ तो ही लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ? ही इज अ बॉय, तो ही इज अ बॉय लिख दिया, तो ये अपने आप में क्या हो गया? तो ही इस रोहन के ज्यादातर आ गया, तो ये सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। समझ में आया? ठीक। अब मैं अगला वीडियो में आपको इसके बाद बताऊंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों से। आप अपना प्यार बना